नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इकोसिस्टम पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इकोसिस्टम है क्या। ये जो टर्म इकोसिस्टम है ये टेंसली ने दिया था 1935 में। अब इकोसिस्टम क्या होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन, ये जो होता है इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए बायोटिक एबायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आ जाएंगे। लिविंग में आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ रह रहे हैं और नॉन लिविंग में आ जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, सॉइल, ये सब। तो इन लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका टाइप्स। तो मेनली इकोसिस्टम का दो टाइप होता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखिएगा, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट कौन कौन सा हो गया? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज द नेचुरल इकोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर, विंड एक्सेट्रा। अब देखिए एक अगर फॉरेस्ट है, एक जंगल है, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। वहाँ का इकोसिस्टम कैसे अलग होगा? अगर कंपेयर करें अदर इकोसिस्टम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी डेजर्ट हो गया और उसके बाद आपका ग्रासलैंड हो गया, उससे यहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा। क्योंकि जो डेजर्ट में आपका ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं वो फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं वो डेजर्ट में शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको तकलीफ होगी। तो इसलिए फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग इसलिए सब डिवीजन किया गया है। तो हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखेंगे वहाँ का ऑर्गेनिज्म होगा, उसके बाद वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसका फॉरेस्ट का वेदर कैसा है, उसमें इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, इसमें हम लोग फॉरेस्ट में देखेंगे। अगला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड क्या है? इट कंसिस्ट अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ ग्रासेस। इसमें आप देखेंगे जो ग्रासेस पूरा एक ओपन फील्ड होगा जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस होंगे। एंड नॉन वुडी हर्ब्स। नॉन वुडी हर्ब्स, वुडी क्या हो गया? वुडी हो गया मतलब जिसका स्टेम से पूरा तना मोटा होगा, पेड़ हो गया, स्टेम हो गया, जड़ हो गया उसका। यहाँ पे लेकिन वुडिशियस प्लांट जो है वो नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ ग्रासेस होंगे। उसके बाद क्या है देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड टॉलर प्लांट्स और ट्रीज। यहाँ टॉलर प्लांट्स और ट्रीज बिल्कुल नहीं होंगे। ग्रासेस आर लो टू द ग्राउंड एंड डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। ग्रासेस जो होते हैं बहुत छोटे हैं तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। द रूट्स आर डीप एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो रूट्स हैं वो डीप होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और ग्रासलैंड में सवाना, उसके बाद श्रबलैंड्स, ये सब आता है। अब देखिए होता क्या है कि ग्रासेस में आप एक अलग टाइप का इकोसिस्टम देखेंगे। क्या है? फॉरेस्ट में आप देखेंगे आपको वाइल्ड एनिमल्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। ग्रासलैंड में थोड़ा सा इकोसिस्टम चेंज होगा। तो अलग अलग जगह पे देखिए अलग अलग इकोसिस्टम काम कर रहा है। टुंड्रास इकोसिस्टम देखेंगे, ये अर्थ का जो है कोल्डेस्ट प्लेस होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रीज नहीं मिलेंगे, पर ये जो एरिया है स्नो और आइस से हमेशा कवर रहता है। तो यहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत ही डाउन जाता है। तो इनके यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करने के लायक होंगे, तो इसलिए वो वहाँ ईजिली सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही अलग होगा कंपेयर टू जो आगे है डेजर्ट इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि डेजर्ट तो आपको पता है डेजर्ट बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत अलग होगा। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल पे भी अलग अलग इकोसिस्टम का डिवीज़न है, जिसमें से आप टुंड्रा इकोसिस्टम देख लिए, डेजर्ट इकोसिस्टम देख लिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम देख लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम देख लिए, जहाँ पे अलग अलग सबका इकोसिस्टम अलग है, वहाँ के ऑर्गेनिज्म अलग है, वहाँ का सराउंडिंग अलग है, जिसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। तभी तक हमने जितने सारे पार्ट्स देखे वो लैंड पे था। अब हम लोग समुद्र के अंदर मतलब वाटर बॉडीज़ में, आपका समुद्र के अंदर नहीं, वाटर बॉडीज़ में जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं उस पर बात करेंगे। तो मेनली 2 टाइप के मिलते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है? वैसा पानी जो खारा नहीं होता है,
वहाँ पे जो क्रिएचर्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ का जो हैबिटाट होता है उसके अंदर का, तो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेश वाटर में आप देखेंगे कि जो लेक्स आ जाएगा, पॉन्ड्स आ जाएगा, फिर आपका रिवर्स आ जाएगा, वेटलैंड्स आ जाएगा, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ जाएगा। वहीं मरीन इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, मरीन इकोसिस्टम में आप देखेंगे सी और ओशियंस आ जाएंगे, जहाँ पे बहुत लार्ज क्रिएचर्स पाए जाते हैं, उनका इकोसिस्टम बहुत ही बड़ा होता है। तो वहाँ एकदम अलग इकोसिस्टम होता है, वो सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप देखेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं शायद यहाँ ना कर पाए, उनको प्रॉब्लम हो। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो इकोसिस्टम के बारे में जाना, उसके बाद इकोसिस्टम का टाइप क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर कोई भी एक इकोसिस्टम बनता है तो उसका स्ट्रक्चर फाउंडेशन आप समझो क्या चीज़ से बना हुआ होता है, वहाँ क्या क्या कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेनली दो टाइप का होगा इसमें, बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होगा, ये सिंपल सा बहुत आप शायद जानते भी होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बायोटिक क्या होता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लिविंग थिंग। और नॉन बायोटिक क्या हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग है। बायोटिक में आप ऑल ऑर्गेनिज्म बायोटिक में आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग में आपका टेम्परेचर, लाइट, लैंड, सॉइल, माउंटेन, सब कुछ ये नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा। तो अब चलिए हम लोग बायोटिक कंपोनेंट का सब डिवीजन देखते हैं। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट न्यूट्रिशन के बेस्ड पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट है ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हो गया, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, तो हम लोग को जैसा कि पता है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो इनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, इनको ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो हम अब लोग आगे देखते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद आपको पता होगा कंज्यूमर्स आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएगा, टर्सरी कंज्यूमर्स आएगा, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आएगा। तो कंज्यूमर्स क्या हो गया, तो देखिए आप अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होता है। सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे 10% जो 10% हर ट्रॉपिक लेवल आप जितना ऊपर जाएंगे, नीचे से अब ट्रॉपिक लेवल रहेगा, जितना आप ऊपर जाएंगे 10% 10% एनर्जी फ्लो होता है, बाकी 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाता है। तो सिर्फ 10% एनर्जी अगर प्रोड्यूसर से है तो कंज्यूमर में जाएगा, कंज्यूमर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर में अगर प्रोड्यूसर के पास हम लोग फूड है, अगर उस पर प्राइमरी कंज्यूमर आता है तो सिर्फ वो 10% एनर्जी ही ले पाएगा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर पे अगर सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो फीड करता है तो फिर से 10% एनर्जी वो ले पाएगा, बाकी 90% वो वेस्ट चला जाएगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, तो देखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो तो आपका सबसे पहले प्लांट जो है उसी पे वो फीड करेगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस आ जाएंगे, इसमें आपका रैबिट हो गया, फिर इंसेक्ट्स हो गए जो फीड कर सकते हैं, जैसे लोकस्ट हो गया, ग्रास होपर भी हो गए, ये सब भी रह सकते हैं, ये सब आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा सकते हैं और आपका जो वो प्लांट है उसको उस पर भी वो फीड कर सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग आ जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई रैबिट है तो उसको अगर मान लीजिए कोई फॉक्स हो गया या कोई और जानवर हो गया, वो जिसको खाता है वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। अगर कोई इंसेक्ट है तो उसको स्नेक खा रहा है, उसको फ्रॉग खा रहा है, वो हो जाएगा। उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर आ जाएगा। टर्सरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, वो आपका सेकेंडरी प्राइमरी जो है किसी पे भी वो फीड कर लेगा, वो ओमनीवोरस भी हो सकता है। तो मतलब दोनों भी वो खा सकता है, आपका प्लांट पे भी और आपका जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसको भी खा सकता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई अगर इंसेक्ट को पहले था वो फ्रॉग खा रहा था, अब फ्रॉग को कौन खाएगा, उसको हो सकता है स्नेक खा जाए। तो ये इस तरह आप देखेंगे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा। जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, इनका कोई प्रीडिएटर नहीं होता। ये क्या करते हैं, सबसे ऊपर आपका जो एनर्जी फ्लो आप देखेंगे जो पिरामिड होता है उसमें सबसे ऊपर ये पाए जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप टाइगर ले सकते हैं, लॉयन ले सकते हैं, ये सब जो है सबसे ऊपर रहते हैं, इनको उन पे कोई फीड नहीं कर सकेगा। अब आगे देखते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर टू गेट नरिशमेंट। अब यहाँ क्या हो गया कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है, मतलब डेड मर चुके, डिकेइंग जो सड़ रहा है, उस मैटर पे ये लोग रिसाइड करते हैं, फीड करते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या, दे कैन स्प्रोजोइक और सेप्रोफाइटिक
इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। अब देखिए ये जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो मर गया तो डिकम्पोज कैसे होगा, यही डिकम्पोज करेंगे डिकम्पोजर्स। अगर कोई प्लांट है, अगर वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे अपने आप वो खत्म हो जाता है, सॉइल में मिल जाता है, तो वहाँ एक अलग डिकम्पोजर काम करता है। अगर कोई एनिमल है, आप देखेंगे कि पहले एनिमल मरेगा, उसका स्किन हटेगा, बोन वोन सब धीरे धीरे सब डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। और जब ये डिकम्पोज करते हैं, खाते हैं, फिर अपना वेस्ट निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो सॉइल में ही जाता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता है। तो ये मेनली डिकम्पोजर्स का काम है। अब देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, विंड हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का बात करें तो सबसे हमने बायोटिक स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोग देख रहे हैं एबायोटिक। तो देखिए ये सब कैसे हेल्पफुल होता है एक इकोसिस्टम में, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको सर्वाइव में कैसे ये सब हेल्पफुल होते हैं। तो आपको पता है एयर का अलग रोल है, वाटर का अलग रोल है, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट सबका अलग रोल है, टेम्परेचर का अलग रोल है। तो इन सब पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि देखिए आप अगर टेम्परेचर पे देखें तो अगर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा तो एक अलग टॉपिक बन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स पे अलग बनेगा, सॉइल, तो सारे इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उनका लाइफ एलोंगेट करने में, उनका लाइफ पॉपुलेशन बढ़ाने में। ये सब सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके बाद आपका ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन का। अभी तक हमने इकोसिस्टम बात कर लिया, उसका टाइप बात कर लिया, उसका स्ट्रक्चर बात कर लिया। अब लास्ट में हम थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, इकोसिस्टम का फंक्शन है क्या। तो क्या है, इट रेगुलेट्स द इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस, सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड रेंडर स्टेबिलिटी। ये लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता प्रदान करता है। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग होता है, चेंज तरह का चलता है, उसका ये रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद फिर वो आप देखेंगे एनर्जी फ्लो हुआ, प्रोड्यूसर से गया कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर से गया कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर्स, फिर सॉइल में मिल गया, फिर उसके बाद फिर से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स सॉइल हुआ और फिर प्लांट उस पर आप क्या ग्रो हुआ उस पर, फिर तो एक साइकिल चेन जैसा चलता है। उसके बाद क्या है, इट मेंटेन्स ऑल इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द इकोसिस्टम। जितना भी प्रोसेस है इकोलॉजिकल सिस्टम का, इसको ये मेंटेन करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स हैबिटाट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के को हैबिटाट प्रोवाइड करता है। हैबिटाट क्या हो गया, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसका घर, आप उसको हैबिटाट बोल सकते हैं। तो ये था आज का हम लोग का जो टोटल टॉपिक्स था, इसमें इकोसिस्टम में हम लोग का आज का डिस्कशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।